शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का यह क्रम आजकल शिक्षा मनोविज्ञान की ओर चल रहा है, जिसमें जो आज का वीडियो है का अंक है उसका प्रकरण है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। आप जानते हैं बिना उद्देश्य के कुछ होता नहीं है, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है संसार में। निरुद्देश्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब स्वदेश्य है। तो इस स्वदेश्यता को आप शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में भी स्वीकार करें। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो आपने देखा कि यह व्यवहार के निर्माण के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसके उद्देश्य देखिए, एक साधन है जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आप जानते हैं परिभाषा में मैंने जो परिभाषा आपको बताई कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह एक ऐसे साधन के रूप में है जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति जो सहज और मितव्ययी ढंग से सुनिश्चित करता चाहता है। तो इसके दो उद्देश्य हैं, जिसमें एक सामान्य उद्देश्य है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है। यानी जनरल सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। या जनरल उद्देश्य में आप बात करें, जो सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य आप जानते हैं किसी विषय के अस्तित्व का जो होता है होल होता है, पूरा होता है। समग्र उद्देश्य को सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाता है। और जब विशिष्टता आ जाती है, विशिष्ट उद्देश्य का मतलब जो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिससे कि जो उसके लक्ष्य की प्राप्ति है, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति है, सहज ढंग से हो सके। तो उसमें आप देखें तो मनोविज्ञान का जो सामान्य उद्देश्य है वह क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य व्यवस्थित तथ्यों और जो सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्राप्त करना है, जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक व सांसारिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। क्या ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये शिक्षक के हाथ में एक सहायक यंत्र की तरह है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह इसका सामान्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षकों के लिए एक ऐसे व्यवस्थित तथ्यों और जो सामान्य नियम हैं और उनका एक ऐसा संग्रह प्रदान करे, जिसकी सहायता से शिक्षक जो है सांस्कृतिक और जो सामाजिक लक्ष्य है उसको अधिक से अधिक तरह ढंग से प्राप्त कर सके। क्योंकि देखिए मनोविज्ञान प्राप्ति के लिए लगा है, यह यंत्र है, यह साधन है, लेकिन जो उसको निर्धारक है वो सांस्कृतिक और सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार जो दार्शनिक विचारधाराएँ हैं वे तय करती हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे ना। तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में इसकी सहायता करना काम है। यानी इसको चार्ल्स स्किनर ने कहा था कि जनरल एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू प्रोवाइड ए बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स यानी जो संगठित एक तथ्य हैं, उनके संगठित तथ्यों का एक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स ऑफ जनरलाइजेशन। किसका? जनरलाइजेशन का। That will enable the teacher to realize जो ऐसा जो संगठित तथ्यों का जो सामान्यीकरण है, नियम है, सिद्धांत हैं, उनके संगठित तथ्यों का एक ऐसा संग्रह शिक्षक को प्रदान करे कि जिसके द्वारा शिक्षक क्या करे, द टीचर टू रियलाइज, जिससे कि टीचर वास्तव में उसको आत्मसात कर सके। क्या? इंक्रीजिंग, बढ़ाने में कौन कौन चीज़ें? बात कल्चरल एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सांस्कृतिक और जो व्यावसायिक लक्ष्य हैं। देखिए शिक्षा आज व्यवसाय के रूप में है, क्योंकि पढ़ना एक लक्ष्य, उसका अर्थ भी है। आर्थिकता, अर्थ के अर्थम जगत मूलम चाणक्य ने कहा था, बहुत पहले कहा था। वह आज भी उतना ही सत्य है जितना चाणक्य के ज़माने में सत्य था। तो अर्थम जगत मूलम का जो बात हो रही है कि यहाँ एक टीचर के हाथ में है कि किस तरह से वह आत्मसात करे, किसको? जो उसको तथ्यों का संगठन मिल रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा, उनको आत्मसात करे और उनका इस तरह से उपयोग करे कि विद्यार्थियों की जो सांस्कृतिक और जो उसकी व्यावसायिक मांग समाज के द्वारा रखी जा रही है उसकी पूर्ति की जा सके। क्योंकि समाज मांग रखता है, जानते ही हैं, तो बिना मांग के कुछ होता नहीं है। अब समाज अगर मांग ना होता तो हम भी अब जैसे जानवर घूम रहे हैं ऐसे ही जानवरों के समाज की तरह रहते। मनुष्य भी तो एक पशु ही है। उसने क्या किया? वो तर्क से अपने आप को विकसित किया। जैसे आप पाषाण काल से लेकर के जितना इतिहास जानते हैं, देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उसने क्या किया है कि अपना विकास किया है।
अब अंग्रेज क्या बताते हैं, 5,000 साल 5 लाख साल पहले, पता नहीं कितने साल से हमारा सनातन धर्म यहाँ अस्तित्व में है। पूरे विश्व में आपको देखिए, चाहे कोई भी कोना हो, मैक्सिको हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, कहाँ नहीं आपको सनातन धर्म के पद चिन्ह मिल रहे हैं पुरातत्वों से। और यहाँ क्योंकि एक बृहद आपकी सभ्यता संस्कृति बहुत विकसित थी। आप भारतवासी जो हिंदू सनातनी हैं, जितने भारतवासी हैं सब मूलतः सनातनी हैं। तो ये सनातनी जो है ये पूरे विश्व में सबसे अधिक व्याप्त धर्म था। तो इसका सामान्य उद्देश्य यही था कि आत्मसात करना। उसको फिर विशिष्ट उद्देश्य की ओर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? पर्टिकुलर एम्स आर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसमें पहला लक्ष्य है, देखिए, शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान का अस्तित्व इसलिए आया है कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का शैक्षिक परिस्थितियों में उपयोग हो सके। तो इन शैक्षिक परिस्थितियों का लक्ष्य क्या है? जो शिक्षा के लिए विद्यालय स्कूल चलाए जाते हैं, जहाँ भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है विद्यार्थी में जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उसका उन्मुखीकरण करना, उनको बाहर निकालना है। निकालता कौन है? शिक्षक, चाहे जिस रूप में शिक्षक हो। देखिए, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा के जो स्वरूप हैं, आप वीडियो में देखेंगे, मेरे तो समझ में आएगा। उसमें शिक्षा के 3 शिक्षक क्या है? एक औपचारिक व्यवस्था में जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो रही, तो वहाँ सीखने सिखाने का जो कार्य कर रहा है उसे शिक्षक कहा जा रहा है। लेकिन अब अनौपचारिक तरीके में और निरौपचारिक तरीके में भी बहुत लोग आते हैं आपके जीवन में जो कि सिखाते हैं। तो यहाँ लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान औपचारिक रूप से ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ शिक्षकों की सहायता करना पहला लक्ष्य है। दूसरा है उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव कहते थे कि जो विद्यार्थी को आपको सिखा नहीं सकते, बस सीखने लायक परिवेश तैयार कर दीजिए। उसी तरह से जैसे कि एक पौधे को आप बढ़ा नहीं सकते, उसको बढ़ने के लिए आप खाद पानी हवा आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो खाद पानी या हवा आदि की व्यवस्था आप करते हैं, तो वही जो है आपको उसके विकास का दशा दिशा निर्धारक हो जाती है। यानी इसीलिए कहा जा रहा है उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। तीसरा क्या कर रहे हैं? तीसरा इसके जो लक्ष्य के रूप में कहा गया, उपयुक्त पाठ्यक्रम शिक्षण विधि के चयन में सहायता करना। बहुत समराइज किया गया आपको। उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि के चयन में सहायता करना। पाठ्यक्रम क्या होता है? करिकुलम, ये पाठ्यचर्या है, और पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम जुड़ा हुआ है। पाठ्यक्रम का मतलब जो लिखने पढ़ने वाली बातें हैं, जो लिखित रूप से एक पाठ्यक्रम के इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, क्या क्या जो बांग्ला जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं आपको मिले। तो इसका जो है तो जो उपयुक्त शैक्षिक परिस्थिति है इसका निर्माण करना आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि शिक्षक क्या कर सके कि उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण कर सके। और ये है कार्य उपयुक्त पाठ्यक्रम का और शिक्षण विधि का चयन करना। शिक्षण विधि जानते हैं आप, पाठ्यक्रम को जो तय कर लिया जाता है तो क्या होता है? पाठ्यक्रम को तय करने के बाद जो है शिक्षण विधि आपको क्या करती है? यह जो है पाठ्यक्रम आपको पर ज़रूरी होता है कि क्या क्या किया जाएगा जिससे कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो शिक्षक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप शिक्षण विधि का भी प्रयोग करते हैं। तो शिक्षण विधि आपके बताएगी कि जो किस तरह का विषय वस्तु है, विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, बालक क्या हैं, बालकों की अवस्था क्या है, कि बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, कि जो है शैशवावस्था है, किस अवस्था का बालक है, और उसमें किस तरह की शिक्षण विधि काम आएगी। तो शिक्षण विधि के चयन में सहायता करना। चौथा आप देखिए, तो चौथा है उचित शैक्षिक निर्देशन देना। जहाँ बच्चों की समस्या होती है वहाँ उचित शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है जिसके द्वारा कि बालक सीख सके, उसको अच्छी तरह से समझ में आए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इस तरह से जो चौथा उद्देश्य था उसका यह हुआ कि शैक्षिक निर्देशन देना। पांचवा उद्देश्य जो विशिष्ट है, उचित व्यावसायिक निर्देशन देना। उचित व्यावसायिक निर्देशन देने का मतलब जो शिक्षक हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि कुछ प्रशिक्षण होना चाहिए। शिक्षक को एक्सपर्ट बताने चाहिए, जैसे प्राचार्य हो गए, प्रिंसिपल, संस्था प्रधान हो गए, या फिर मंत्रालय हो गया, प्रशिक्षण की विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं आयोजित कर रहा है। तो ये पांचवा उद्देश्य हो गया आपका उचित छठवां हो गया, छठवां आपका है शिक्षा अधिकारियों का
व प्रशासकों की सहायता करना। देखिए आ गया ना कि ये शिक्षा के अधिकारी और जो प्रशासक हैं उनको सहायता करता है कि कैसे उस शिक्षकों के व्यवहार में और बेहतरी लाएं, जो कि शिक्षा के लक्ष्य हैं उनको पूरा कर सकें, क्योंकि वही प्रत्यक्ष यंत्र हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से साधन है। और अगली बात है कि व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास करना। आप जानते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, तो जो उसका मतलब शारीरिक, मानसिक है, आध्यात्मिक है, उसके जितने भी सांवेगिक आवेग के, उसके कार्य करने के, तर्क करने के, बुद्धि के, निष्कर्ष के, सबके जो हैं पक्षों का विकास करना। अगली बात है कि पक्षपात रहित दृष्टिकोण का विकास करना। उसको कहते हैं कि जो उसमें टीचरों में और व्यवस्था में जो है एक ऐसी दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए जिसमें पक्षपात का कहीं से भी भान न हो, यानी पक्षपात न दिखाई पड़े, कि बायस न हो कि हाँ वो मेरा बच्चा है या ये आपका है तो वैसा है तो ऐसा है। एक समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे जिसका बच्चा हो। विद्यार्थी के लिए एक दृष्टि होनी चाहिए, न जाति, न धर्म, न कोई छोटा बड़ा, न कुछ ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। उसका व्यवहार पूरी तरह से सबके साथ एक समान होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो वैयक्तिक जो भिन्नता को समझने की क्षमता विकसित करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी विद्यार्थी आते हैं, जितने भी संसार में मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, सब में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो कि उनको एक दूसरे से अलग कर देती हैं, वे वैयक्तिक भिन्नता कहलाती हैं, और इसको समझ करके ही शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है। अगली बात है कि जो शिक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, कि जो शिक्षा प्रक्रिया चल रही थी उसकी प्राप्ति किस स्तर की है, कितना उद्देश्यों को उसने प्राप्त किया, कितना नहीं प्राप्त किया, इसको जानना भी अनिवार्य होता है। इस तरह से आपने जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को विशिष्ट और सामान्य रूप में समझा। आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।